अच्छा मैम रिदा, आपको आवाज आ यस रही है सर। मेरी? आपका कोई क्वेश्चन था, वो आपका सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। मैं आई थिंक शी इज नॉट ऑडिबल। अच्छा, तो आज का हमारा सेकंड लास्ट सेशन है। ठीक है। हमारी जो कुछ लेयर्स में पेंडिंग चीजें हैं, हम उनको देखेंगे। तो किसी का और का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, अदरवाइज वी कैन कंटिन्यू। आई थिंक कुछ देर में हमें और भी लोग ज्वाइन करेंगे, तो कल का हमारा कोई कंसेप्ट था एक, वो हमने डिस्कस करना है, तो वो हम फिर थोड़ी देर बात कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, हम ना लेयर्स को देख रहे थे कि हमारे कौन कौन सी लेयर प्रोवाइड करता है किरास। ठीक है। तो हमने एक्टिवेशंस, वेट इनिशियलाइजर, कन्वोल्यूशन लेयर, अच्छा ये सेपरेबल और डेप्थ वाइज और ट्रांसपोज, ये मैंने तो कंसेप्ट क्लियर कर ली है। मैं इसको फिर कुछ देर में एक्सप्लेन करता हूँ, अगर कोई नहीं और कोई ज्वाइन करता तो। ठीक है। अच्छा, ये कुछ आरएनएन की लेयर्स हैं, इनको हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो हम आगे यहाँ पे चलते हैं, इन इन लेयर्स को देखते हैं कि आज हम कितना डिस्कस कर पाते हैं। अच्छा, प्री प्रोसेसिंग लेयर है। ठीक है। अब सबको पता है कि प्री प्रोसेसिंग हमने की थी। ठीक है। अच्छा, मजे की बात देखें कि हमने प्री प्रोसेसिंग देखी थी ये पिलो पे और ओपन सीवी पे, बट किराज जो खुद भी है वो भी प्रोवाइड करती है कुछ प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स। ठीक है। अच्छा, ये जो ऊपर है टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग, न्यूमेरिकल फीचर, कैटेगोरिकल फीचर्स, तो ये आ जाती हैं नेचुरल लैंग्वेज की कुछ प्री प्रोसेसिंग्स। ठीक है। जैसा कि ये टेक्स्ट वेक्टराइजेशन लेयर है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम उसको एक टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं, फिर वो उसको मॉडल के हिसाब से उसको मेंटेन करता है, जो मॉडल की इनपुट लेने के लिए टेक्स्ट होता है। लाइक के पहले टेक्स्ट लेगा, फिर उसको सेपरेट करेगा, फिर वर्ड सेपरेट करेगा, फिर टोकनाइज करेगा, टोकनाइज करने के बाद उनको इंडेक्सिंग देगा। तो वो एक उनको 1D अरे या 2D अरे में उनको ट्रा, ट्रांसपोज करेगा। बट आवर सेशन इज स्पेसिफिकली ऑन इमेजेस, तो हम इमेजेस प्री प्रोसेसिंग लेयर्स को देखते हैं। सबसे पहले सिंपल, अगेन अब बातें रिपीट ही होंगी, हमने सिर्फ सिंटेक्स ही देखना है कि किरास का सिंटेक्स क्या है। रीसाइजिंग का आप सबको पता है कि लेंथ, हाइट और विड्थ आप लोगों ने कम करनी है। ठीक है। तो अगेन किरास डॉट लेयर्स, लेयर्स के अंदर रीसाइजिंग का आर्गुमेंट है, जिसमें हम अपनी मर्जी से रीसाइजिंग कर सकते हैं। और ये कह रहा है कि इसकी इनपुट, अब मजे की बात ये है कि ये जो इनपुट लेगा वो जैसे हम दूसरी इमेज प्रोसेसिंग की लाइब्रेरीज हैं पिलो या ओपन सीवी, उसमें हम इमेज में देते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हमें 3D टेंसर में, ये टेंसर के फॉर्मेट में हमें ये इमेज देनी पड़ेगी। ठीक है। तो अगर टेंसर्स का नहीं पता तो टेंसर्स इज लाइक अ नम पाई लाइब्रेरी। ठीक है। जिसमें हम जैसे नम पाई अरेज बनाते हैं एक ट्रेडिशनल अरे के बजाय। अच्छा, 2 मिनट मुझे दे दिए जी भाई। अच्छा। तो अच्छा, तो जैसे numpy अरेज होती हैं, ऐसे ही टेंसर की एक लाइब्रेरी है, टेंसर फ्लो, सबको पता है। उसमें टेंसर्स होते हैं। ठीक है। तो वो प्रोवाइड करती है, अगर किसी को देखने होंगे तो वो देखेगा, बल्कि वो लाजमी देखिएगा। आपको उसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से ना यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मेरा प्लान तो था इसको करवाने का, बट नहीं हो सका। टेंसर फ्लो लाइब्रेरी, टेंसर फ्लो लाइब्रेरी, टेंसर्स, टेंसर्स से ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में ना इसकी ये स्टार्ट ही टेंसर से होती है, कि जो टेंसर्स 1D टेंसर्स हैं। ठीक है। उसके बाद रिसोर्सेज के अंदर, आई डोंट नो, मैंने वैसे खोली नहीं है टेंसर फ्लो। देख लेते हैं कि हमें शायद कहीं पर नजर आ जाए।
आ, अच्छा, ये देखें ऐसे ही ना, ये टेंसर फ्लो की लाइब्रेरी वर्क करती है, और इसको 3 4 कोर्स में उन्होंने सी प्लस प्लस में भी दिया हुआ है और जावा में भी, या आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। खैर खैर जो अब हम चीज़ ढूंढ रहे हैं वो हमें पता नहीं मिलती है या नहीं मिलती। खैर, इसमें टेंसर्स होते हैं टेंसर फ्लो में, तो हम उसको टेंसर्स की फॉर्म में हमें इमेज देनी पड़ेगी रीसाइजिंग के लिए। ठीक है। अब अगेन वही बात कर रहे हैं कि जिस फॉर्म में आएगा उसी फॉर्म में आउटपुट आएगी। तो अब ना इधर हम हाइट और विड्थ के हमारे पास पैरामीटर है। ठीक है। तो हम इसको अपनी मर्जी से सेट करके रिसाइज कर सकते हैं, हमें जो हाइट चाहिए जो विड्थ चाहिए हम उसके अकॉर्डिंग इसे सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास रीस्केलिंग, जैसे रीसाइजिंग के पैरामीटर है वैसे ही अब हम इधर स्केल का फैक्टर दे सकते हैं कि हमें कितना स्केल करना है। ठीक है। अब लेट्स सपोज हमें कुछ हम मॉडल्स बना रहे हैं, लेयर्स बना रहे हैं, उसके अंदर हमें कुछ जगह पर स्केलिंग करनी पड़ रही है इमेजेस की, देन वी कैन डू विद दिस पैरामीटर क्लास डॉट लेयर्स डॉट रीस्केलिंग। ठीक है। अच्छा, अब ये इधर फॉर इंस्टेंस टू रीस्केल एन इनपुट 0 to 55 रेंज टू बी इन 0 into 1 रेंज यू वुड पास। ओके। अब वो कह रहे हैं कि लेट्स, मेरे ख्याल से 0 से 255 यही कलर इमेजेस होती हैं, और 0 से 1 मेरे ख्याल से वो ग्रे इमेज और वाइट इमेज, ब्लैक और वाइट इमेजेस में कन्वर्ट हो जाता है आई थिंक। तो इसको वो कह रहा है कि अगर आपने, अब ना मैंने मुझे याद है मैं एक दफ़ा एक प्रोजेक्ट कर रहा था, उसमें जो मॉडल की इनपुट थी वो 0 से 1 के दरमियान थी। अब 0 से 55 के अंदर उसको दे ही नहीं सकते। ठीक है। तो ये बताऊँ क्या होता है फिर जब आप इनपुट लेयर लगाते हैं, इनपुट लेयर लगाने के बाद आप फिर रीस्केलिंग लेयर लगा देते हैं, और ये वाला फंक्शन यूज करते हैं स्केल 1 पॉइंट डिवाइडेड बाई 255। तो वैल्यूज ना 0 और 1 के दरमियान रेंजेस में आ जाती हैं, और कुछ मॉडल्स की इनपुट ही वो इसी फॉर्म में लेते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपने -1 से 1 की रेंज में इसको करना है इमेजेस को, तो आप 1 पॉइंट डिवाइडेड बाई 127.5 पे इसको डिवाइड करेंगे। अच्छा, दिस लेयर इज सेफ टू यूज इनसाइड द TF डॉट डाटा पाइपलाइन। ओके। तो खैर हमारे पास एक ही मेन इस पे पैरामीटर था स्केल का, वो हमने यूज कर लिया। ठीक है। उसके बाद अब सेंटर क्रॉप, हमने मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है हमने जब प्री प्रोसेसिंग शायद ओपन सीवी पढ़ी थी या पिलो पढ़ी थी, तब भी हमने एक सेंटर क्रॉप देखा था कि हम उसको क्रॉप कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो खैर ये किरास भी प्रोवाइड करती है। किरास मेरे ख्याल से खुद इतनी एक्सपेंडेबल होती जा रही है कि हमें शायद आने वाले वक्त में किसी और लाइब्रेरीज की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है। तो अच्छा, अब इसमें क्या होगा, हाँ, लेयर्स डॉट सेंटर क्रॉप का हम फंक्शन यूज़ करेंगे, और हाइट और विड्थ बता देंगे कि कितनी क्रॉप करनी है। इट विल ऑटोमेटिकली क्रॉप द इमेजेस जो जो जरूरी है। ठीक है। खैर इधर पढ़ के देख लेते हैं कोई चीज हो। दिस लेयर क्रॉप द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द टारगेटेड इमेज। अच्छा, ये अभी मेरे ध्यान में यही था कि क्रॉप करेगा कहाँ से, बट ये क्रॉप सिर्फ सेंटर से करेगा। आप जितनी इसको हाइट और विड्थ देंगे वो सेंटर से जाके उतनी इमेज क्रॉप कर लेगा। इफ एन इमेज इज स्मॉलर देन टारगेटेड साइज इट विल रीसाइज एंड क्रॉप्ड so as to return the largest possible window in the image। ओके। तो आर्गुमेंट वही हाइट और विड्थ के सिर्फ। आई थिंक दिस इज द डन। अच्छा, हमारे पास अब कितने बच्चे आ गए हैं। अच्छा, चले उसके बाद अब ऑगमेंटेशन। एनीवन नो अबाउट ऑगमेंटेशन, क्या होती है ऑगमेंटेशन? डेटा ऑगमेंटेशन। पर मेनली जो उनसे है वो इमेजेस को ज्यादा करना। अब हम्म। ज्यादा हम जो उनसे है वो मल्टीपल पैरामीटर्स की बेस पे कर सकते हैं। मतलब बाय डिफॉल्ट हम थोड़ा थोड़ा सा एंगल को जो सा चेंज कर लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल बाय डिफॉल्ट जो सा 90 डिग्री पे अगर कोई इमेज पड़ी है, उसका थोड़ा सा एंगल चेंज करके 95 पे कर ले, 98 पे कर ले।
सेकेंडली कि उसकी ब्राइटनेस वगैरह लो कर ले या हाई कर ले, देन क्रॉप वगैरह कर ले, ये सारा जो है अगमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आता जाता है। बिल्कुल बिल्कुल राइट सर। बेसिकली डाटा ऑगमेंटेशन का मकसद यही होता है। अब जो डीप लर्निंग के मॉडल्स है ना, इनको डाटा काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है लर्न करने के लिए। लेकिन हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें यही आती है कि हम क्या हम हमारे पास इतना डाटा नहीं होता कि मॉडल उसको अच्छे से प्रिडिक्ट कर सके। इवन दो कुछ बहुत बड़ी वर्ल्ड की एजेंसीज हैं, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, तो उनके उनमें स्पेशल एक रिसर्च चलती है जो कि इमेजेस को कलेक्ट करती हैं और एक अपना इमेज का डाटा सेट बनाती हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि अब अब अगर हम एक लोकल लेवल पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास डाटा इतना ज़्यादा नहीं होता। तो हम जो हमारे पास अवेलेबल डाटा होता है, उसी डाटा को हम कुछ चेंजेस करते हैं, किसी को फ्लिप कर लेते हैं, किसी को रोटेट कर लेते हैं, किसी को स्केल कर लेते हैं। ऐसे करके फिर हम उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं, ताकि हमारा मॉडल थोड़ा बहुत उस पर अच्छी तरीके से लर्न कर सके और आगे प्रिडिक्शन कर सके। ठीक है। अब ये तो बात होगी डाटा ऑगमेंटेशन की। अब दूसरी बात ये है कि आपने देखा होगा, अगर डाटा ऑगमेंटेशन हमने करनी हो, तो हमने पिलो लाइब्रेरी पे अपने फर्स्ट वीक में पढ़ी थी कि हम पिलो लाइब्रेरी से कैसे रोटेट, रैंडम फ्लिप, हॉरिजेंट, वर्टिकल वगैरह ना चीज़ों को कर सकते हैं। बट अगेन, किराज इज एक्सटेंसिव लाइब्रेरी, ये हमें प्रोवाइड कर रही है किराज के अंदर ही कि आप ने अगर कोई भी डाटा ऑगमेंटेशन करनी है, लेयर लगानी है, तो आप हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इसी के साथ करें। ठीक है। तो अच्छा, रैंडम क्रॉप कुछ हाइट और विड्थ दे देंगे हम इसे, तो ये उसको क्रॉप कर लेगा रैंडमली कहीं से भी। रैंडम क्रॉप का मतलब यही होगा कि इमेज में से कहीं से भी शायद उसे कुछ क्रॉप कर लेगा। ठीक है। रैंडमली क्रॉप इमेजेस ड्यूरिंग ट्रेनिंग। अच्छा, अब ये जो चीजें हैं ना, मजे की बात ये है कि ये सारी हो रही हैं लेयर्स के दरमियान। ठीक है ना। तो ये चीजें हम तब परफॉर्म करवा रहे हैं जब मॉडल की ट्रेनिंग हो रही है। ठीक है। अक्सर मैंने देखा था कि हम ना मॉडल की इनपुट लेने के बाद ये लेयर्स लगा देते हैं, फिर आगे कन्वोल्यूशन लेयर्स को लगाते हैं। ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग ट्रेनिंग दिस लेयर विल रैंडमली चूज द लोकेशन टू क्रॉप द इमेज। अगेन वही बात जो मैंने कही है। अच्छा, इंटीजर इंटीजर इंटीजर। अच्छा, ये सीड मैंने आपको बताया था कल के या पता नहीं किस लेक्चर में। सीड का पैरामीटर हम क्यों यूज करते हैं? एनीवन नो? अगर किसी को याद हो, सीड के पैरामीटर का क्या मकसद है? गेस कर ले। सर बताइएगा। अच्छा, सीड जब हम यूज करते हैं, सीड को अगर हम नॉन कर रहे हैं, तो सीड को नॉन करने से क्या होगा कि लेट्स सपोज एक जगह से इमेज क्रॉप हो चुकी है, सेम इमेज, वही सेम जगह से सेम इमेज या सेम हाइट और विड्थ की इमेज दोबारा क्रॉप नहीं होगी सीड पैरामीटर से। ठीक है। तो क्योंकि अगर हम रैंडमली क्रॉप कर रहे हैं, तो एक चांसेस है कि हमारे पास जो इमेजेस क्रॉप हो गए, डाटा ऑगमेंटेशन हो रही है, क्या अब तो दो इमेज एक ही जगह से क्रॉप हो गए, एक ही जगह से एक जैसी ही हो। तो उस चीज से बचने के लिए हम सीड का पैरामीटर यूज करते हैं। अगर नन होगा तो वो दोबारा नहीं करेगा। नहीं करेगा। और इसके देखें, बाकी पैरामीटर्स में क्या वैल्यूज आ सकती है? ये मेरे ख्याल से इसका ये बुलियन वैल्यू ही लेता है मेरे ख्याल से। अच्छा नहीं, ये बुलियन वैल्यू नहीं लेता। हमने ये कहाँ पे पढ़ा था, वहां पे इसकी वैल्यूज थी। मेरे माइंड से ये स्किप हो गया क्योंकि वैसे तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक रैंडम अंडरस्कोर स्टेट के नाम से पैरामीटर होता है, जो कि उसके मल्टीपल हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, 42, 56 और एक और होता है। तो हम बाय डिफॉल्ट उसको 42 तब रखते होते हैं जब हम ये कहते हैं कि एक जैसा मतलब रैंडमली टेकन किया जाए चीजें जो सी डेटा सेट जो सा है। हम्म तो ये सीड के अंदर हमारे पास क्या चीजें आ रही है, ये मेरे माइंड से स्किप हो गया है। इसके अंदर भी ना मेरे ख्याल से यही है। फिर जगह अगर हमें कुछ रैंडम चीजें लेनी हो, तो फिर हम सीड का पैरामीटर दे सकते हैं कि हमने उसको क्या क्लियर करना है। कितना कितना मतलब रैंडमनेस हो सकती है, अगर उसमें प्रॉब्लम ना ना हो। ठीक है। तो खैर,
मैं इसको फिर और अपनी साइट पे रिसर्च करके ना, कल मैं इसको फिर दोबारा और डिटेल से क्लियर कर लेंगे। ठीक है। जी सर। ठीक है। तो अभी हमने कल जो हमने कहा था पेंडिंग पे, अभी वो भी करना है, ये करके फिर वो करते हैं। अच्छा। अगेन यहाँ पे भी तो ना, सीड इंटीजर यूज टू क्रिएट अ रैंडम सीड्स। मैंने, आई डोंट नो, मैंने कहाँ भी पढ़ा था। अच्छा, ये सीड आई थिंक, जैसे वो रैंडम स्टेट अभी भाई कह रहे थे ना, हम्म। उसमें जैसे आपने एग्जांपल की उसमें यूजुअली हम 41 42 कोई भी नंबर आप दे सकते हैं। हम्म। तो रैंडम स्टेट का मतलब ये होता है कि जितनी बार भी आप डेटा, वो, क्योंकि वो जब आप रैंडम स्टेप दे रहे होते हैं तो वो सैंपल्स उसमें से पिक कर रहा होता है। जैसे आप हम्म। ट्रेंड के लिए निकाल रहे हैं 80% डेटा, तो हम्म। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर 41 दिया है ना, तो उसने जो जो सैंपल्स उठाए ना, और नेक्स्ट टाइम जब आप कोड अपना रन करेंगे तो वो सेम ही उठाएगा, और जो हम्म। एक्यूरेसी आ रही होंगी वो एग्जैक्ट सेम ही आ रही होंगी। अगर आप उसे चेंज कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने एग्जाम्पल अपने पास किया 42 के साथ, मैंने किया 41 के पास, तो मेरे पास हमेशा 41 से सेम रिजल्ट आएगा। 42 कर दूंगा तो फिर मेरा भी रिजल्ट वही आएगा जो आपका आ रहा होगा। यानी वो फिक्स कर देता है। एग्जैक्टली exactly। अगर हम इसे तो नॉन कर देंगे तो वो फिर कुछ सिमिलर इमेजेस नहीं लेगा, वो रैंडम लेगा फिर, ऐसे। हाँ, तो मेरे सर मेरे ख्याल से फोर्टी यहाँ टू पे के भी अंदर उसका काइंड यही मसला यही है। जी। सर मेनली 42 के अंदर ना रैंडमली वो पिक कर रहा होता है, बट उसकी मेन प्रेफरेंस ये होती है कि अगर आपके पास मल्टीपल क्लासेस से इमेजेस निकल रही है ना, तो देन इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वो पिक करे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कुछ 10 क्लासेस है ना, तो हर क्लास में से कोई 10 इमेजेस लाजमी पिक करे अगर एक में से 10 पिक कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं करेगा कि एक में से ही ज्यादा पिक कर ले और देन बाकी सारी थोड़ी थोड़ी पिक करे। मेन उसका पर्पस ये होता है सारी पिक करे, लेकिन कुछ ना कुछ बराबर इक्वलाइज करके काम करे वो, और वो रैंडमली पिक कर रहा होता है। अच्छा सर, वो तो, इमेज। जी सर, जी, गजाफर। ये इमेजेस का कह रहे हैं आप? हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। अच्छा चले, अगर सर तरह आप ये बात कर रहे हैं, तो ये अब हमारे पास एक फंक्शन है रैंडम फ्लिप का। तो ये फिर उन सब इमेजेस में से अगर हम इसकी सीड की कोई वैल्यू रखते हैं, तो ये मतलब उतनी उतनी इमेजेस लेगा हर क्लासेस में से, फिक्स, ऐसे ही है। मेनली ये फ्लिपिंग कर रहा है ना, मतलब हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर रहा होगा या वर्टिकल फ्लिप कर रहा होगा। ये जैसे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों लिखा है कि आप हॉरिजॉन्टली भी फ्लिप कर सकते हो या वर्टिकली भी फ्लिप करवा सकते हो। चैट जीपीटी से देखते हैं क्या आंसर देता है। अच्छा, ये मैं इसके लिए ज़्यादा इसलिए क्यूरियस हो रहा हूँ क्योंकि ये पैरामीटर बहुत जगह यूज़ करना पड़ता है अक्सर। अच्छा, क्या समझ जी, आ रहा है अभी? आप यहाँ देखें ना, यहाँ लिखा है ना, दिस अलाउज यू टू रिप्रोड्यूस द सेम रैंडम फिलिप्स। जी सेम वही। रैंडम फिलिप्स, ठीक है, अगर आप सीट की वैल्यू कोई लगा देंगे ना, कोई नंबर दे देंगे, और आपने हम्म। अपनी ये मॉडल को ट्रेन किया, और उसने उस टाइम पे जो जो इमेजेस के रैंडम फिलिप्स उसने जनरेट किए ना, तो नेक्स्ट हम्म। टाइम जब आप रन करेंगे ना, तो वही सेम जो है ना सेम। इमेजेस के जो है ना वो उसको क्रॉप करके जो है ना लेके आएगा। अगर आप वो नहीं हम्म। देंगे तो हर दफ़ा वो डिफरेंट क्रॉप करके ला रहा होगा। एग्जैक्टली। जो मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली। समझ में आ रहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही है, यही है बिल्कुल। अच्छा चले, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। अब रैंडम फ्लिप का फंक्शन है। अब रैंडम फ्लिप में उन्होंने हमारे पास एक ही पैरामीटर है इंपॉर्टेंट, मोड कौन सा देना है, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। अच्छा, ये मैं बार बार एक चीज डिस्कस कर रहा हूँ कि ये जो काम हो रही है प्री प्रोसेसिंग, ये लेयर्स के दरमियान हो रही है। एक तो हम बिफोर दी मॉडल कुछ प्री प्रोसेसिंग करते हैं ना, ये लेयर्स के दरमियान है।
अच्छा, तो अब ये कि अगर रैंडम फ्लिप का सिंपल एक मोड है कि हॉरिजेंटल या वर्टिकल, आप उसमें जिस तरह फ्लिप उसको करना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से दो पैरामीटर दिए थे, हॉरिजेंटल भी कर देगा और वर्टिकल भी कर देगा रैंडमली। हम्म। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है हॉरिजेंटल और वर्टिकल, और हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, हॉरिजेंटल इज द लेफ्ट राइट फ्लिप एंड वर्टिकल, ठीक है। डिफॉल्ट ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल ही रहता है। अच्छा, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, अच्छा ट्रांसलेशन का पैरामीटर मैं पहली दफा सुन रहा हूँ, किसी को आइडिया है? ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन ऑफ इमेज, या आप में से किसी ने पहले सुना है? सुना तो है लेकिन याद नहीं क्या करता है ये। हम्म, अच्छा, सिंपल लफ्जों में बता दो हमें। द कन्वर्जन ऑफ एन इमेज रिप्रेजेंटेड टू अनदर इमेज रिप्रेजेंटेशन, ये क्या करेगा? अच्छा, अच्छा, ट्रांसलेशन रेफर टू शिफ्ट एन ऑब्जेक्ट एन इमेज फ्रॉम ए वन लोकेशन टू another if we know the amount of shift in horizontal and vertical। अच्छा, मुझे लग रहा है कि ये शायद ना पोजीशन चेंज करेगा दरमियान में इमेजेस के ना अंदर, जो मतलब ऑब्जेक्ट्स है ना, उनकी पोजीशन को ये चेंज करेगा। बिल्कुल, ऐसे ही है। चले, अच्छा, इसके अंदर पैरामीटर क्या है? हाइट फैक्टर, विड्थ फैक्टर, फिल मोड, सीड, फिल वैल्यू। चलिए देख लेते हैं। हाइट फैक्टर, अपलोड फ्रैक्शन वैल्यू, टपल साइज ट्रू, अपर बाउंड्री फॉर शिफ्टिंग वर्टिकल। हम्म, अपलोड, अच्छा, तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि मेरे ख्याल से टपल एक प्रोवाइड होगा, इसमें एक नेगेटिव वैल्यू होगी और एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। अब हाइट फैक्टर में नेगेटिव वैल्यू मेरे ख्याल से उसको नीचे, डाउन, डाउन शिफ्ट करेगी, और पॉजिटिव वैल्यू अप शिफ्ट करेगी, अपर एंड लोअर बाउंड, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे ही विड्थ, विड्थ जो है वो भी ऐसे ही चेंज होगी। सिंगल पॉजिटिव फ्लोर, दिस वैल्यू इज यूज फॉर बोथ अपर एंड, a negative value means shifting the image left while positive value means shifting the image right। अच्छा, तो ये वैसे मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, अगर तो ये फ्लिप करे, ये लेट्स सपोज एक हमने नेगेटिव वैल्यू दे दिया और एक पॉजिटिव वैल्यू दे दी है, एक ये अपर बाउंड्री को लेकर नीचे करेगी या फुल इमेज को नीचे करेगी? अगर तो फुल इमेज को नीचे करेगी, पॉजिटिव वैल्यू देके वो फिर उतना ही ऊपर हो जाएगा, तो फायदा तो कोई नहीं हुआ। आई थिंक ये अपर और लोअर बाउंड्रीज को पकड़ के ऊपर नीचे करेंगी। सर आई थिंक ये एक्स और वाई को देख के कर रहा है। मतलब हम्म। अभी अभी हम आपने जो ओपन किया था ना, उसके अंदर हम्म। क्या हो रहा था, इमेज फॉर एग्जांपल इनिशियली यहाँ पे थी, ठीक है। हम्म। तो वो फ्लिप हम्म। कहाँ से हुई थी? यहाँ से एक्स की तरफ से भी आ रही थी इधर को, हम्म। और ऊपर वाई की तरफ से भी नीचे आ रही थी इधर, हम्म। ठीक है। तो विच मीन एक पैरामीटर लाजमी कोई इधर एक्स की तरफ कह के हॉरिजेंटली कितना कर रहा है, और एक वर्टिकली के ऊपर से निचला कितना कितना इधर को लेके आ रहा है। और हम्म। बाकी बाकी जो नेगेटिव पॉजिटिव है वो बेस करता है कि आपने इधर इस मतलब राइट डाउन की तरफ ला रहा है, या इस तरफ को ला रहा है, या आपकी तरफ मतलब लेके जा रहा है, वो बाकी इसको डिपेंड कर रहे होंगे। हम्म। ठीक है, ठीक है। चले, अब ये फिर, खैर इसको डीपली समझने के लिए आई थिंक सो के इमेज ट्रांसलेशन को समझना पड़ेगा। हम्म। अच्छा,
तो अच्छा, मैंने ना एक चीज डिस्कस करनी थी। चले ये पहले देख लेते हैं इन दो पैरामीटर्स को और है। अच्छा, रैंडम रोटेट अगेन, इट्स सिंपल कि हमने कौन सा फैक्टर देना है उसको, उस फैक्टर पे जाके वो उस इमेज को रोटेट कर देगा। ठीक है। अब फ्लोट वैल्यू में ये कह रहा है कि हम उसे देंगे a tuple of size 2 representing lower bound for rotating clockwise and counterclockwise। ठीक है। अगेन जूम है, कंट्रास्ट है और ब्राइटनेस है, इनके पैरामीटर्स होंगे। खैर हमें कहीं पे जरूरत पड़े तो हम इसको जाके यहाँ पर भी देख सकते हैं। अच्छा, मजे की जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो हमने कल रह गई थी। आई थिंक वी कैन हम हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, अब तो एक कन्वोल्यूशनल, अब ये लेयर्स हैं कन्वोल्यूशनल 1D 2D और 3D। 1D तो कुछ वन चैनल जिसका हो, वन डायमेंशन हो, उसके लिए लाइक टेक्स्ट के लिए यूज हो सकती है। 2D हम यूज करते हैं इमेजेस के लिए, 3D यूज हो जाती है वीडियोस के लिए। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। अब ये सेपरेबल कन्वोल्यूशनल लेयर का आइडिया हो कि ये कहाँ पे यूज होती है। सर ये 3D का बताइएगा, मतलब थ्री ये 3D फिल्टर का वीडियोस के साइज लिए। 3 है। 3D होती है फिल्टर्स के लिए। ओ, फिल्टर्स के लिए कह रहे हो, वीडियोस के लिए। वीडियोस में ना बताऊं, मैं आपको बताता हूँ हाँ। कि 2D की जो इनपुट है ना वो आती है 3 चैनल्स में, जो कि हमारी RGB कलर होती है। लेकिन जो जी। 3D है ना, अब वीडियो होती है, वीडियो वीडियो के होते हैं फ्रेम्स, पिक्चर्स के फ्रेम्स। ठीक है। वो सबको कंबाइन करके एक वीडियो बनती है, तो उसमें ना एक टाइम भी होता है कि किस टाइम के साथ इमेज मूव हो रही है। तो एक वो वाला पैरामीटर ऐड हो जाता है स्प्राइट के अंदर। फिर वो उसको कन्वोल्यूशन अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता है 3D के अंदर। ठीक ठीक है। है, मतलब टाइम का पैरामीटर आएगा तो देन वो 3D वाली यूज होगी, कन्वोल्यूशन 3D जो हाँ, सी है। सिंपल इज डैट वीडियोस के लिए। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब ये मेन बात ये है कि सेपरेबल कहाँ पे यूज होगी, सेपरेबल कन्वोल्यूशन 2D। नो आइडिया। सेपरेबल और डेप्थ वाइज ये दो। नहीं आइडिया तो फिर मैं बताऊं। जी सर बताइएगा। अच्छा। अच्छा, अब हमारे पास होती है एक इमेज 3 चैनल्स में। ठीक है। ये होगी हमारे पास 3 चैनल। अब इसमें जो फिल्टर लगेगा वो कितने चैनल्स का लगेगा। लेट्स सपोज हम 2D अरे लगा रहे हैं, तो 2D कन्वोल्यूशन लेयर लगा रहे हैं, तो इसमें फिल्टर के कितने चैनल्स होंगे। उसके भी 3 ही होंगे। उसके भी 3 होंगे, बिल्कुल राइट। ये एक ही बनेगा फिल्टर, और वो 3 चैनल्स का फिल्टर बनेगा नॉर्मल कन्वोल्यूशन लेयर में। ठीक है। अब सेपरेबल जो है इसको कहते हैं हम पॉइंट वाइज, पॉइंट वाइज। ठीक है। पॉइंट वाइज कन्वोल्यूशन, और ये डेप्थ वाइज उसको कहते हैं डेप्थ वाइज कन्वोल्यूशन। अब ये दो लगती है इकट्ठी, डेप्थ वाइज। ठीक है। अच्छा, अब डेप्थ वाइज सबसे पहले लगती है, फिर लगती है कन्वोल्यूशन। अब डेप्थ वाइज में क्या होता है, डेप्थ वाइज का मतलब ये है कि अगर 3 चैनल्स हैं एक इमेज के, तो ये एक ही फिल्टर लगेगा। 3 चैनल्स का फिल्टर नहीं लगेगा, एक फिल्टर ये इधर जाएगा, ये लगेगा, फिर अगला फिल्टर जाएगा उसकी वैल्यू में भी चेंज हो वो लगेगा, और फिर अगला जाएगा फिर वो इधर लगेगा। इसका मतलब ये है कि ये ऐसे डेप्थ वाइज इसको मतलब परफॉर्म करेगा, इस तरीके से इसको परफॉर्म करेगा। ठीक है। ये कुछ मॉडल की आर्किटेक्चर है डेप्थ वाइज और पॉइंट वाइज, मुझे उसका नेम नहीं याद है, मैंने पढ़ा था। लेकिन मे भी अगर आपको कभी उसकी जरूरत पड़े तो ये आपके सामने आ जाए, डेप्थ वाइज और पॉइंट वाइज। डेप्थ वाइज ये होगा। अच्छा, पॉइंट वाइज में क्या होगा। अब मैं इसको रिमूव रिमूव करता हूँ। सर इसका फायदा क्या होगा, मतलब अगर हम डेप्थ वाइज देखते हैं या पॉइंट वाइज देखते हैं। मतलब पॉइंट एक वाइज तो मिनट। सिंपली समझ आती है ना कि ओवरऑल हमारे पास जितनी भी इनपुट इमेज है, इनपुट लेयर है, उसके ऊपर सारा फिल्टर रन कर रहा है और वो अगला जो से हमारे पास आउटपुट लेयर एक लेके आ रहा है, फीचर अच्छा, एक्सट्रैक्ट करके। पॉइंट वाइज कैसे होगा भला। मतलब हमारे पास ये जो सब पॉइंट वाइज जा रहा है, चल रहा है,
जिसके अंदर हम फिल्टर का साइज 3 चैनल वाला ही रख रहे हैं। नहीं, ठीक है। वो पॉइंट वाइज नहीं है। वो अच्छा, वो वो एक पॉइंट वाइज नहीं। नॉर्मल है। वो नॉर्मल कन्वोल्यूशन लेयर है। पॉइंट वाइज अभी मैं बताने लगा पॉइंट वाइज क्या होती है। ठीक है। हाँ, चले पॉइंट वाइज देख लेते हैं, फिर हम उसको नेक्स्ट टॉपिक पे कर लेते हैं। अच्छा, अब जो नॉर्मल इमेज होती है उसमें हमारे पास फिल्टर होता है जिसका हम साइज रखते हैं 3x3, 4x4, ऐसे ही है। तो ये इसको जाके हम लगा देते हैं इधर इमेजेस पर। अब पॉइंट वाइज में क्या होगा, पॉइंट वाइज में फिल्टर लगेगा 1x1 का, जो कि सिंगल सिंगल इनपुट पर जाएगा और वहां से जाके अकेला अकेला फीचर को एक्सट्रैक्ट करेगा डेप्थ वाइज। यहाँ पता नहीं डेप्थ वाइज वाला पहले ऑपरेशन लगेगा फिर पॉइंट वाइज वाला लगेगा। खैर बेसिक कंसेप्ट ये है डेप्थ वाइज का कि वो अकेला अकेला फिल्टर लगेगा और पॉइंट वाइज में 1x1 का फिल्टर लगेगा। और ये एक एक इमेज के इनपुट में जाके उसको फीचर को एक्सट्रैक्ट करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सर का कि इसका फायदा क्या है हमें, व्हाट इज द पर्पस। अब ये हम सर्च कर लेते हैं। अच्छा, ये एक आर्टिकल है, ये आप पढ़िएगा, अगर आप में से किसी को समझ नहीं ना आया ये, मैं आपको इसका लिंक दे देता हूँ। अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है, काफी अच्छा। ये चैट में मैंने शेयर कर दिया। ये आप लाजमी इसको करिएगा कि सारा मैथमेटिकली बताएगा कि कैसे, मतलब ना, ये डेप्थ वाइज और पॉइंट वाइज चलती है। अच्छा, बट ये सर तलहा पढ़े इसे। Depth by convolution is a type of convolutional where we apply a single convolution filter for each input channel. In the regular हम्म 2D convolutional performed over multiple input channels, the filter is as deep as the input, and let us freely mix channel to generate each element in the output. ठीक है, विच मीन्स वो जो से हमारे पास 3 चैनल्स चल रहे हैं, जो हम्म सिंगल कन्वोल्यूशनल फिल्टर है उसके अंदर हर एक चैनल पे अलग अलग फिल्टर लगा हुआ है, हम्म हर एक चैनल पे। और अगर आप हम्म डेप्थ वाइज की बात करें तो सारे चैनलों के ऊपर एक एक इकट्ठा ही फिल्टर लगा है ओवरऑल। हम्म एग्जैक्टली। ठीक है। ठीक है, अब ये पॉइंट वाइज का भी पढ़ लें। Point wise communication is a key player in mobile net, especially in the bottleneck architecture. It helps reduce the number of computation as parameters, making binary efficient on resource constrained devices. ओके। Especially in the bottleneck architecture, it सॉरी, reduces the number of. सॉरी मैंने, अच्छा मुझे लगा नहीं था आप पढ़ रहे हैं। तो खैर बात ये है कि ये कंप्यूटेशनल पावर को रिड्यूस कर देता है, और एक लाइक मोबाइल नेट आर्किटेक्चर जो है उसमें हमें देखें प्रॉब्लम क्या होती है। उसमें हमारा मेन टारगेट ही यही होता है कि हम कुछ स्मॉल या लेस रिसोर्सेज को टारगेट कर रहे होते हैं। तो उस केस में ना ये हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है पॉइंट वाइज। ठीक है। अच्छा, अब सबसे मजे की बात, ट्रांसपोज लेयर। इसके बारे में किसी को आइडिया हो? ये मुझे नहीं लगता कि शायद किसी को आइडिया हो कि ट्रांसपोज लेयर क्या होती है। सिंपली आपने रोज को कॉलम में और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करना है। नहीं। अच्छा, उससे क्या होगा, मकसद क्या है इसका, पर्पस? ट्रांसपोज में ये नहीं है। नहीं, चले अगर हम ट्रांसपोज कर क्यों रहे हैं? मल्टीपल फीचर्स एक्सट्रैक्ट हो सके, मतलब अगेन इमेज थोड़ी सी टिल्ट होगी, चेंज होगी जरा सी। नहीं नहीं, वो बात नहीं है, ये कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन के लिए है। ये ऐसा कोई प्री प्रोसेसिंग के लिए नहीं है। अच्छा, ट्रांसपोज लेयर इज द रिवर्स ऑफ कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन। ठीक है। कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन में क्या होता है, आई थिंक आई शुड एनोटेट अगेन। अच्छा, कन्वोल्यूशन लेयर में क्या होता है, हमारी इमेज है,
इसके 3 चैनल्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास फिल्टर लगता है, फीचर मैप बनता है, ठीक है। फीचर मैप की डेप्थ ज्यादा होती रहती है, जितने वो फिल्टर ज्यादा होते हैं फीचर एक्सट्रैक्ट करता है और उसकी डेप्थ इंक्रीज हो जाती है। इसमें क्या हुआ, डाउन सैम्पलिंग, ठीक है। लेकिन ट्रांसपोज लेयर अप सैम्पलिंग करेगी, उसकी डेप्थ को डिक्रीज करेगी और उसको, उसकी रेजोल्यूशन को इंक्रीज करेगी। इसका मकसद क्या है, ये मकसद इसलिए यूज होती है इमेज जनरेशन के लिए, जो कि हम डीप लर्निंग में यूज करते हैं इमेजेस को जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो जो बेसिक कंसेप्ट मुझे अभी तक समझ आया उसमें हम ज्यादा यही करते हैं कि हम पहले इमेजेस को डाउन सैम्पलिंग करते हैं कन्वोल्यूशन लेयर के साथ, फिर उसके बाद अप सैम्पलिंग करते हैं, फिर जिसके साथ इमेजेस जनरेट होती हैं, ठीक है। तो खैर हमें इसमें डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं है, बट ये कंसेप्ट है कि ट्रांसपोज लेयर किस लिए यूज होती है। क्लियर है? जी सर। हम्म। अच्छा, अब हमारे पास है ये नॉर्मलाइजेशन लेयर। अच्छा, ये बैच नॉर्मलाइजेशन की हमने काफी बात की है, मैंने शायद मैंने कहीं पे पढ़ ली थी। अब चलिए अब इससे देख लेते हैं कि एक्चुअली में इसमें क्या कुछ है। पैरामीटर्स तो काफी सारे हैं बैच नॉर्मलाइजेशन में। अच्छा, ये ना मैं एक आर्किटेक्चर शायद पता नहीं रेसनेट का था, हाँ, उसमें बैच नॉर्मलाइजेशन यूज की हुई थी उन्होंने ना सबसे पहले। अच्छा, अप्लाइज अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट मेंटेन द मीन आउटपुट क्लोज टू जीरो एंड आउटपुट स्टैंडर्ड डेविएशन क्लोज टू वन, work differently during training and during inference. During training, the layer normalizes its output using the mean and standard deviation of the current batches. The impedance. अच्छा, खैर मेन बात इसमें यही है बैच नॉर्मलाइजेशन में कि वैल्यूज को 0 और 1 के दरमियान, आई थिंक सो, उसके दरमियान इसको ने ये नॉर्मलाइज कर देगी। या तो ये जो बल्कि इन्होंने जीरो, हाँ 0 और 1 के दरमियान ना इसको बाउंड कर देगी वैल्यूज को ना। आई थिंक ये नॉर्मलाइज के फंक्शन हम मशीन लर्निंग में भी यूज करते हैं। Layer will not normalize its input during the after it be trained on data has similar statics at inference data. अच्छा, इसमें पैरामीटर कौन कौन से हैं, इंटीजर, एक्सिस, axis should be normalized. For instance, after a convolutional layer with data format, use axis 1 should be normalized. अच्छा, momentum for moving average, एप्लीसलॉन। अच्छा, ये खैर मुझे काफी ज्यादा लग रहा है, मुझे लगता है इस पे तसल्ली से बैठ कर रिसर्च करनी पड़ेगी। चलो इसको भी कल ही देखेंगे और देख लेते हैं, अभी समझ आता है नहीं तो इसको फिर रिसर्च ही करके आऊंगा तो फिर इसको देखेंगे अच्छे से। अगेन यही चीजें हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं कि कल का हमारा सेशन लास्ट सेशन है। सर मेनली जो सर ना बैच नॉर्मलाइजेशन का मुझे जो आइडिया वो ये है कि जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम एक बैच साइज दे रहे होते हैं ना पैरामीटर, जो कि 2 की पावर हम्म। में आता है। तो हर आइट्रेशन के ऊपर, हर मतलब ट्रेनिंग आइट्रेशन के ऊपर हमारा एक बैच पिक होता है ओवरऑल डेटा सेट में से, और देन उसके ऊपर हम ट्रेनिंग परफॉर्म करते हैं। नाउ बैच नॉर्मलाइजेशन लगाने से क्या फायदा होता है कि एक तो हम जो बैच पिक कर रहे हैं उसको नॉर्मलाइज कर लेते हैं पहले, ताकि हमारे रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेटली आए, ठीक है, और मॉडल ज्यादा अच्छी तरह हम्म। लर्न कर रहा हो। तो वो फॉर एवरी बैच हमारी बार बार नॉर्मलाइजेशन होती रहती है। एक तो सिंपल है ना कि हम शुरू पे ही जस्ट डेटा को सारे के सारे को नॉर्मलाइज कर लें तो ओके है। देन फिर हम बैच के अंदर जाके भी नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं कि हमारा जो सा एक बैच जो पिक हो रहा है उसको भी नॉर्मलाइज कर लें बारी बारी। हम्म। चले इस पे, इसके जो बाकी पैरामीटर्स हैं उनको देखना पड़ेगा कि बाकी पैरामीटर्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो खैर, अब ना हमारे पास 3 टॉपिक हैं। एक प्री प्रोसेसिंग लेयर, नॉर्मलाइजेशन लेयर, बल्कि प्री प्रोसेसिंग तो कर ली है, ये 3 लेयर्स हैं हमारे पास एक हिसाब की ना। तो आई थिंक
अच्छा, ये ऑप्टिमाइजर्स कितने हैं? अच्छा, मैं देखूंगा अगर ऑप्टिमाइजर्स को कल कवर कर सकते हैं, नहीं तो फिर एक और सेशन जुमेरात का कर लेंगे। तो ऑप्टिमाइजर्स बहुत ज़रूरी है आई थिंक। सो बाकी तो आई थिंक हमने चीज़ें देख ली हैं मेन मेन। मोस्टली ऑप्टिमाइजर्स में भी सिर्फ चार पांच ही मतलब देखे हैं मैंने तो यूज में। एक एक एडम। एडम है, सॉफ्टमैक्स है, सिग्मॉइड है, रूट मीन स्केयर है। मैंने यही चार पांच देखे हैं, मतलब तीन चार जो उनसे हैं। एक तो ना, ये इसके लिए मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड इसलिए हो रहा हूँ कि एक तो प्रोफेसर ने जब मेरा इंटरव्यू लिया था उसने मुझसे पूछा था, हाँ भाई कौन सा ऑप्टिमाइजर यूज़ कर रहे हो, क्या सीन है उसका। तो इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि मैं ना एक दफ़ा सारे ऑप्टिमाइजर देख लिए जाए और क्लास में भी डिस्कस हो जाए ना। तो हमें चले कंसेप्ट तो होगा ना कि कौन कौन से ऑप्टिमाइजर होते हैं, कौन कौन से नहीं है। तो चले फिर, कल हमारे वो 3 लेयर्स रह गई हैं उसको डिस्कस करेंगे, परसों ऑप्टिमाइजर को डिस्कस करके फिर सेशन एंड हो जाएगा। खैर स्पेसिफिकली अब 45 मिनट्स हो गए हैं, तो अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ ले। खैर कुछ सीखने को मिला आपको इस सेशन से? 5 वीक के सेशन चला है। सर विकास रहे हैं रेगुलर। सर आई अप्रिशिएट योर एफर्ट कि आप हर क्लास में आए हैं पूरे 5 वीक। यस सर, बहुत हम्म। नई चीजें सीखी हैं काफी, पता ही नहीं था जिसका। हाँ चले, बहुत थैंक यू। सारी चीज। सही है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, वरना फिर हम सेशन को एंड कर देते हैं। चले एंड कर दें फिर। चले ठीक है फिर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।